वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू वाला पर। और BHIC 133 जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है, जिसमें मध्यकालीन हिस्ट्री की हम बात करते हैं, उसकी एक क्लास हुई थी, चैनल पर पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक मिनट। आपका जो भी सब्जेक्ट कोड यहाँ पर है, मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट कोड है और आप उसकी क्लासेस चाहते हैं सब्जेक्ट कोड की, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाना है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में, और आपको कुछ नहीं करना, अपना सब्जेक्ट कोड सर्च कीजिए, आपको आपके सब्जेक्ट कोड की क्लासेस जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज ही आपकी जो क्लासेस है, आज की जो क्लास है आपकी BHIC 133 मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास है। तो इसकी अगर आपको सारी क्लासेस देखनी है ना, क्योंकि ये तो सेकंड क्लास है आपकी। अगर आपको इसकी सारी क्लासेस देखनी है तो आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जो भी कोड है आपका उस कोड को सर्च कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में, और अपनी कोड की सारी पूरी सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। डन। इतनी बात आपको क्लियर हुई हो तो हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1206 से लेकर 1290 के बीच के काल की हम बात करेंगे। 1206 से लेकर 1290 इस काल की अगर बात करें तो आपको पता है, आप ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये संघर्ष आपका होने वाला है, संघर्ष। इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं कि मध्यकाल में संघर्ष और सुदृढ़ीकरण, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। संघर्ष और सुदृढ़ीकरण किस प्रकार का था? संघर्ष और सुदृढ़ीकरण किस प्रकार का था, ये बात आपको देखनी, किस प्रकार का संघर्ष और सुदृढ़ीकरण था। डन। इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट बनते हैं, पहले पॉइंट पर आप फोकस करेंगे तो ये बात है 1206 की, जब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1206 से लेकर 1290 तक का समय अत्यधिक चुनौतियों से भरा रहा। यानी जो दिल्ली सल्तनत थी, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आपको पता, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 1191 में, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो थे हमारे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान लास्ट में हार गए थे, उन्हें बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी अपनी राजधानी ले गया था। और इसके बाद ही जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है उनकी राजधानी में, तो दिल्ली सल्तनत में स्थापना होती है किसकी, गुलाम वंश की। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था दोस्तों, पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। कौन सा, गुलाम वंश, क्योंकि इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, है ना। अचानक मृत्यु के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई किसकी, हमारी मोहम्मद गोरी की, तो उसके 3 सेनापति थे। मोहम्मद गोरी के कितने सेनापति थे दोस्तों, टोटल 3 सेनापति थे मोहम्मद गोरी के। एक का नाम था आपका तजाउद्दीन यालदुज, दूसरे का नाम था कुबाचा, है ना, और तीसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया कि मोहम्मद गोरी ने जो राज्य जीता है, जो दिल्ली पर कब्जा किया है, उसका असली मालिक कौन बनेगा। इन तीनों के बीच में संघर्ष शुरू होता है, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदुज के बीच। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक अंत में क्या बना था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना था। ऐबक को पहले से मोहम्मद गोरी द्वारा वायसराय बना दिया गया था, कहाँ का वायसराय, दिल्ली का। तो इसका मतलब है कि गद्दी औपचारिक रूप से मोहम्मद गोरी ने किसको सौंप दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले ही सौंप दी थी। वह भारत स्थित तुर्क सेना का सेनापति था, यानी जो तुर्क सेना होती है उसका सेनापति कौन था, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने अपनी राजधानी क्या की, दिल्ली से हटाकर कहां लेकर गया, लाहौर। तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत का कैसा पीरियड था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी के 3 सेनापतियों के बीच में इस बात को लेकर युद्ध होना शुरू हो गया कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला अधिकार किसका बनता है। तो जिसमें आपका कौन थे, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे प्रमुख थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत का पहले से ही क्या बना दिया था, वायसराय और सेनापति बना दिया था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक कहलाते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहां करी थी, लाहौर करी थी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे की कहानी पॉइंट वाइज पॉइंट हम समझेंगे। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ऐबक ने उत्तराधिकारी के रूप में दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। यानी जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम डायनेस्टी थी उसके अगले शासक बनते हैं हमारे कौन, इल्तुतमिश, है ना। वह अपनी राजधानी दिल्ली वापस ले आया। अब अगर
नॉर्मल सी आप चीजें पकड़ पा रहे हो तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे अभी, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की यानी कि गुलाम वंश की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। और गुलाम वंश में जो पहला जो राजा बना वो कौन बना, सुल्तान जिसे आप कह सकते हैं, वो बना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। इतनी बात हमें समझ में आती है। और दूसरा जो शासक था आपका, दूसरा शासक कौन बना, इसी का ही दामाद इल्तुतमिश। कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने दोबारा अपनी राजधानी क्या बना ली, दोबारा अपनी राजधानी बना ली दिल्ली। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। आगे देखो, इल्तुतमिश ने 1215 में क्या किया, यालदुज को तराइन में पराजित किया। अब तो आप कहोगे यालदुज कौन था, याद करिए कि मोहम्मद गोरी जो था उसके 3 सेनापति थे। मोहम्मद गोरी के कितने सेनापति थे, 3 मैंने आपको बताए थे। एक तो था आपका यालदुज, दूसरा था आपका ऐबक और तीसरा था आपका कुबाचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जब उसका दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो इल्तुतमिश था, ये गद्दी पर बैठा, तो यालदुज ने कोशिश की कि इल्तुतमिश को मारकर गद्दी हासिल की जाए, लेकिन यालदुज तराइन के इस युद्ध में हारा गया, है ना। इसके अलावा जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए मंगोल चंगेज खान के नेतृत्व में सिंधु नदी में प्रकट हुए। भाई एक बात तो आपको पता ही है, चंगेज खान किसका पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मकबरनी का। और ये व्यक्ति वो था जिसने जो चंगेज खान का सबसे बड़ा दुश्मन था। और इसने आकर कहाँ शरण ली थी, इसने आकर इल्तुतमिश के पास क्या ली थी, शरण ली थी। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, चंगेज खान से भिड़ने की बजाय इल्तुतमिश ने इसको जलालुद्दीन को किसे सौंप दिया था, चंगेज खान को सौंप दिया था। इसलिए चंगेज खान ने भारत में कदम नहीं रखा, लेकिन इसे चंगेज खान का भारत में हमला कहते हैं, जो इल्तुतमिश के समय हुआ था। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हो गया, दोबारा वही होना शुरू हो गया, गुटबाजी, कलह होना शुरू हो गया। और एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दिल्ली सल्तनत में गद्दी को लेकर क्या हो रहा था, बार बार संघर्ष चालू था। तो ये संघर्ष सुदृढ़ीकरण तो हम पढ़ रहे हैं। 30 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद दोस्तों, लगभग 30 वर्षों के बाद 4 शासकों ने क्या किया, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में आप इसे करना रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। भाई सीधी सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के समय पर चंगेज खान का भारत में आक्रमण होना, यही दिखाता है कि दिल्ली सल्तनत कितने संघर्ष से परिपूर्ण थी और कैसे यहाँ गद्दी को लेकर बार बार संघर्ष हो रहा था। इतनी बात क्लियर हुई। 1265 में क्या हुआ, जो बलबन था, बलबन ने सिंहासरोहण किया। तो 3 राजा यहाँ आपको क्लियर हुए होंगे, एक बलबन आपका, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक इल्तुतमिश। उसने साथ ही क्या किया, सल्तनत की एक लोह इच्छा शक्ति वाला शासक माना गया, यानी उसे आयरन मैन माना गया। दिल्ली सल्तनत का आयरन मैन किसको माना गया, बलबन को माना गया। ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ इसकी भी मृत्यु के बाद बलबन के बड़े पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया। किसको, खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो क्या था, बलबन। इन दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में यहाँ हमें स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। चलिए, मंगोल शुरू करने से पहले दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करते हैं, और मेन क्वेश्चंस में यहाँ आपको बताने की कोशिश इसके करूंगा। दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चीजों को। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत से ही कहानी को शुरू करते हैं। भाई आपको पता है दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको टोटल कितने वंश बताए थे, 5 वंश बताए थे, है ना। लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, इसकी शुरुआत तब होती है जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी जिसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया था, है ना, और अपनी राजधानी लेकर चला गया था बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन मरते वक्त भी पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, अंधे होने के बावजूद मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो इसके 3 सेनापति थे। कितने सेनापति थे दोस्तों, 3 सेनापति थे। किसके, मोहम्मद गोरी के 3 सेनापति, जिनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो जाता है कि कौन आपका मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बनेगा। वो 3 सेनापति कौन थे, एक तो था आपका यालदुज, दूसरा था आपका कुबाचा, ये व्यक्तियों के नाम हैं, और तीसरा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, ऐबक। अब ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहले से क्या होता था, वायसराय भी था, है ना, यानी वो उसका नेतृत्व करता था मोहम्मद गोरी का, और साथ साथ सेनापति भी था। तो आप बताओ तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन हुआ, सबसे शक्तिशाली था ऐबक। तो ऐबक से द्वारा क्या होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है ऐबक के द्वारा, और इस वंश को कहा गया गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप में मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना होती है, बात मैंने आपको बता दी। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको, लाहौर को बनाया था। लेकिन जब इसकी भी ऐबक की मृत्यु हो जाती है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ऐबक की मृत्यु, तो ऐबक की मृत्यु के बाद इसका दामाद जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश था।
इल्तुतमिश ने, जिसने क्या किया था, दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन वो अधूरा ही रह गया, हो गई थी, तो उसके निर्माण कार्य को पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। तो इल्तुतमिश जो इसका दामाद था, इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी को फिर क्या बनाया, दिल्ली बनाया, है ना। और इल्तुतमिश के समय में भारत पर होता है चंगेज खान का आक्रमण, चंगेज खान का आक्रमण यहाँ पर होता है इल्तुतमिश के समय ही, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भारत से ले जाने आया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, है ना, लगातार बहुत सारे राजा बनते हैं, लेकिन अगला जो प्रसिद्ध राजा बनता है वो बनता है बलबन, है ना। और बलबन को एक लौह पुरुष या फिर लौह पुरुष आप इसे कह सकते हैं, आयरन मैन कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शासक आप इसे कह सकते हैं, एक ऐसा शासक जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो उम्मीद है दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी आपको यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गई होगी। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, दैट इज मंगोल या फिर मुगल साम्राज्य। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसमें जो भी मेन पॉइंट बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। मंगोल समस्या कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत में मंगोल समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जो मंगोलिया के लोग थे, है ना, वो बार बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने की कोशिश करते थे। इसी समस्या को क्या कहा जाता है, मंगोल समस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी समस्या को मंगोल समस्या कहा जाता है। अब जो मंगोल आक्रमणों के कारण होता क्या था, मंगोल आक्रमणों के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती थी वो दिल्ली सुल्तानों के प्रसार को चिनाब नदी तक ही सीमित रखती थी। कैसे रखती थी, चिनाब नदी तक सीमित। यानी कि आपको पता है उसकी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिनमें से एक चिनाब नदी भी है जो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में बहती है ना। लेकिन जो चिनाब नदी है इससे पार नहीं जा पाते थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, क्योंकि वहां पर मंगोलों का शासन पहले से था। तो इनके देखिए प्रसार को सीमित कर दिया, इनके प्रसार को कहां तक सीमित कर दिया, चिनाब नदी तक सीमित कर दिया। किसके प्रसार को, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को। इल्तुतमिश ने क्या किया, पृथकता की नीति का अनुकरण किया। कौन सी नीति अपनाई थी इल्तुतमिश ने, पृथकता की नीति। कौन सी, पृथकता की नीति उसने अपनाई थी। पृथकता का मतलब होता है, उसने कहा कि मंगोलों से अलगाव बनाना जरूरी है। मंगोल समस्या से तभी निपटा जा सकता है जब उस पर नजरअंदाज किया जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए। चंगेज खान ने अपने दूत को इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। चंगेज खान ने क्या किया था, अपने जो क्या कहते हैं राजदूत होता है उसे इल्तुतमिश के दरबार में किस लिए भेजा था, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को शरण देने से बचना चाहता था। चंगेज खान का कहना था कि मेरे दुश्मन को मुझे हवाले कर दो और इसे आप अगर शरण दोगे तो आप चंगेज खान से दुश्मनी मोल लोगे। जब तक चंगेज खान जीवित था तब तक इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम की ओर कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा। यानी जब तक क्या था, इसकी जगह आप सेना लिख लेना, जब तक चंगेज खान था तो इल्तुतमिश की इतनी हिम्मत नहीं हुई वो चिनाब नदी को पार करके और मंगोलों से लड़ पाए। लेकिन चंगेज खान की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने अपने सैनिक अभियान शुरू कर दिए उत्तर भारत की तरफ। इल्तुतमिश की पृथकता की जो नीति थी, है ना, उससे तुष्टीकरण की नीति की और वो क्या हो गया, बदल गया। यानी पहले जो सोचता था कि अब मुझे मंगोलों से नहीं लड़ना, चंगेज खान ताकतवर है, चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसने कहा कि अब हम आक्रमण करने के लिए तैयार है, अब हमें सैनिक अभियान अपने चलाने चाहिए। और दिल्ली सल्तनत की नीति में विशेष परिवर्तन, यह है दिल्ली सल्तनत की नीति में बहुत से परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी बदलाव के कारण सत्ता काल क्या हो गया, मुख्य हो गया। यानी अब धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का प्रसार होने लगा। तो उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से चंगेज खान और मंगोल समस्या के कारण दिल्ली सल्तनत तब तक नहीं फैल पाई जब तक चंगेज खान की मृत्यु नहीं हो गई। लेकिन चंगेज खान की मृत्यु के बाद पृथकता की नीति को इल्तुतमिश ने तुष्टीकरण की नीति में बदल दिया, और तुष्टीकरण का मतलब होता है फैलाव और प्रसार। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो आप इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। डन दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1299 में क्या हुआ, अब 1299 की कहानी जानते हैं। 1299 में मंगोलों ने क्या किया, कुतलग, एक मंगोलों का शासक होता था कुतलग, उसके नेतृत्व में पहली बार दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण किया। पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया। देन ये बात आपको याद रखनी है। तो पहली बार जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ किसका, मंगोलों का, वो कब हुआ, 1299 में चंगेज खान की मृत्यु के बाद। और कुतलुग, हालांकि इसका असली नाम है कुतलुग के नेतृत्व में क्या हुआ था, दिल्ली पर आक्रमण हुआ। दिल्ली की सल्तनत मंगोल समस्या का समाधान करने में सफल रही, क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत बहुत ताकतवर हो चुकी थी। तो इसलिए मंगोल समस्या को समाप्त कर दिया दिल्ली सल्तनत ने, और मंगोलों ने क्या किया, अपने राज्य को क्या कर लिया, बचाया। कुल मिला के कहने का मतलब यह, अभी तक जिन मंगोलों से लड़ता था,
कौन? दिल्ली सल्तनत और मंगोलों से बचता था, पृथक्करण की नीति अपनाता था इल्तुतमिश के समय। लेकिन 1299 तक आते-आते, है ना, दिल्ली सल्तनत इतना मजबूत हो चुका था, इतनी अच्छी इसकी सेना हो चुकी थी कि अब मंगोल समस्या इसके सामने ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ खिलजी के प्रशासन की बात करें तो आपको पता ही है, गुलाम वंश के बाद आपका आता है खिलजी वंश। कौन सा दोस्तों? खिलजी वंश आपका आता है लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में। कब आता है? लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1299 के आसपास आपका खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। और तुर्की शासक खिलजी वंश का क्या करते हैं? खिलजी वंश द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? तख्ता पलट कर दिया जाता है। और आपको पता ही है, खिलजी वंश के जो पहले पहले वो बनते हैं, शासक बनते हैं, वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, है ना। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद आपको पता ही है, इसके 3 ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कहा जाता है, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खिलजी वंश का शासक होता है, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लिया था। और असल बात का अगर हम करें तो दिल्ली सल्तनत का असली प्रसार ही तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था। उसके बारे में बात करेंगे। खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? एक तो रणथंभोर में हुई लूटमार। लूटमार है ये दोस्तों, ये क्या है? लूटमार से सिद्ध कर दिया कि क्षत्रिय प्रसार जो है, क्षत्रिय प्रसार का मतलब ये है कि आप ऐसा मान के चलिए, जो शासकों का क्या है? प्रसार है ना, वो एक राजनीतिक आवश्यकता थी। भाई याद रखिए, जो खिलजी शासक थे इस तरीके के होते थे। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देवगिरी जो था एक ऐसा शहर था। देवगिरी एक शहर था जो कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता था। रत्नों का शहर हम इसे कहते थे देवगिरी को। और इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल दिल्ली जैसी थी, दिल्ली जैसा शाही शहर था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहां के राजा की मृत्यु कर दी और वहां की राजकुमारी को बंदी बना लिया और लूट मार की। क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत इतनी स्थायी नहीं थी, अभी भी ये पूरी तरीके से लूट मार से धन इकट्ठा करने पर चलती थी। ये बात आपको याद रखनी है ना। खिलजियों ने क्या किया था? आपको ये बात तो मैंने बताई थी कि खिलजियों ने संपूर्ण भारत पर क्या किए थे? सैनिक अभियान चलाए थे, है ना। साम्राज्य का प्रसार उन्होंने किधर की तरफ किया? पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और खिलजियों ने क्या किया? खिलजियों ने मालवा को भी क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। जो मालवा साम्राज्य था उसको भी अपने अधीन कर लिया था। किसने? खिलजियों ने, है ना। और बहुत सारे उन्होंने आक्रमण किए। जैसे 1303 में खिलजियों ने किस पर? 1303 में उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और यही वो केस है जब आप पद्मावती की बात करते हैं, पद्मावती की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में कहां पर? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो राजा रतन सेन की हत्या करके उसने चित्तौड़ पर कब्जा किया था। और यही वह समय था जब पद्मावती ने क्या कर लिया था? आपको पता होगा, जिसे आप कहते हैं जोहर, जोहर जिसे हम कहते हैं, जोहर कर लिया था इसी आक्रमण के बाद। तो इस तरीके से बड़े लुटेरे टाइप के खिलजी शासक हुआ करते थे। लेकिन याद रखिए, अगर हम नॉर्मल भी बात करें तो आप एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत अभी पूरी तरीके से स्थायी नहीं हुई है। वंश दो आके जा चुके हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। लेकिन अब भी ऐसा नहीं लग रहा कि एक सुप्रसिद्ध शासक यहाँ पर हुआ या फिर कोई व्यवस्था यहाँ पर कायम हुई है। इस कहानी को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी में ही आपको चीजें बनानी आ जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में जो तुर्की की विजय हुआ, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं? राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े, इसको आप समझने की आप कोशिश कीजिए, है नहीं। भाई तुम्हें पता है, जितने भी लोग थे, चाहे आपके क्या हो, चाहे आपके गुलाम डायनेस्टी वाले हों, यानी कि गुलाम वंश वाले शासक हों, या फिर आपके खिलजी वंश के शासक हों, दोनों ही तुर्क शासक माने जाते थे। क्योंकि तुर्की के जो खलीफा होते थे उनके अधीन ये काम करते थे। लेकिन तुर्की विजय का राजनीतिक प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? एकता व्यवस्था थी। एकता व्यवस्था इन द सेंस कि पूरा भारत को यूनिटी के रूप में देखते थे, पूरे भारत को जोड़कर रखते थे। भले ही इनके इनके इरादे नेक नहीं थे, इनके इरादे थे केवल अपने साम्राज्य को प्रसार करना, लेकिन फिर भी एकता कायम ये करते थे। राजा का अधिकार को राजस्व इकट्ठा करना। अब दिल्ली दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने के बाद जितने भी भारत में राजा थे, उनका काम केवल क्या था? टैक्स कलेक्टर उन्हें बना दिया। ऐसा मान के चलिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की पोस्ट उन्हें दे दी। हालांकि अभी तक वो राजा हुआ करते थे, लेकिन अब वो केवल टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे। तुर्क अपने साथ राहत और चरखे को लेकर आए, है ना। इसे रहट होगा और चरखा, है ना। भाई रहट तो आपने सुना ही है, जिससे क्या होता है? खेती होती है। और चरखा आप लेके आए, कौन? चरखे की व्यवस्था कौन लेकर आए? कपड़ा बुनने के लिए तुर्क लेकर आए। तुर्की विजय को अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि भारत में एक तो सामंत व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। सामंत व्यवस्था, क्योंकि सामंत व्यवस्था में होता क्या है? सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन, उसके नीचे जमींदारी व्यवस्था, फिर आते हैं किसान। सामंत व्यवस्था आपने सुनी होगी। तो ये था हमारा किसका? तुर्की विजय का भारत पर प्रभाव। अब बात करते हैं तुगलक शासकों की। जैसे मैंने आपको बताया, लगातार चल रहे हैं। कौन कौन से शासन आ गया आपका? सबसे पहले आपका गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश। अब बात करते हैं थोड़ा सा तुगलक वंश की,
है ना। तुगलक शासकों का प्रसार किस प्रकार होता है, किस प्रकार इनका फैलाव होता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में सिंहासन को प्राप्त किया। भाई सबसे पहला शासक कौन था तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक था, है ना। ये बात है सन 1300, इसे काट देना, सन को छोड़ना। उलुग खान ने क्या किया, एक विशाल सेना, अब उलुग खान ने क्या किया, एक विशाल सेना, एक विशाल सेना के साथ दक्षिण के लिए प्रस्थान वारंगल पहुंचा। अब जो उलुग खान जो था, जो कि तुगलक वंश का एक शासक माना जाता है, उसने क्या किया, एक विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत की ओर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब आप एक बात देखिए, दिल्ली सल्तनत अभी तक केवल मंगोलों से लड़कर उत्तर भारत में फैलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ भी चलने लगी। वारंगल का अधिग्रहण करने के बाद दक्षिण भारत का एक शहर वारंगल, उस पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रशासन लागू किया। यहाँ पर क्या लागू किया, यहाँ पर लागू किया दोस्तों प्रत्यक्ष प्रशासन, है ना। क्या लागू किया, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रशासन यहाँ पर लागू किया। 1324 में क्या हुआ, है ना, जब ये आपका गलत है, यहाँ पर 1324 के आसपास इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया, इतना याद रखना। इस उद्देश्य के लिए उसने मलिक के नेतृत्व में एक और विशाल सेना भेजी। क्या भेजी दोस्तों, सेना भेजी। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि तुगलक वंश भी जो था, तुगलक वंश ने भी क्या किया, अपनी सेना का प्रचार प्रसार किया और इसने दिल्ली सल्तनत को और ज्यादा बढ़ाया। तो तीन वंश की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, है ना। और इसमें सबसे सन की राजा माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके काल में ही बन बतूता भारत आया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगर दिल्ली सल्तनत की प्रकृति की बात कैसी थी दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में याद रखिए एक महत्वपूर्ण बात तो ये आती है कि यहाँ पर जो कुलीन वर्ग था, यहाँ की यानी कि यहाँ पे जो धनी वर्ग था, दिल्ली सल्तनत में जो धनी वर्ग था उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग शामिल थे, तुर्क गुलाम शामिल थे। कि कौन शामिल थे, जो तुर्की में गुलाम हुआ करते थे वो यहाँ पर धनी वर्ग बन गए। दूसरी बात, शासकों और कुलीन वर्ग के बीच में सत्ता को लेकर बार बार क्या होता रहता था, संघर्ष होता रहता था, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी एक आम बात थी। भाई सीधी सी बात है, जब तुर्कों द्वारा शासन स्थापित किया जाएगा और वो भी गुलामों द्वारा शासन बनाया जाएगा। दिल्ली सल्तनत की नींव ही गुलाम वंश से पड़ी थी, आपको पता है। जब सब गुलाम थे तो गुलामों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष होना तो तय ही था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत को पितृसत्तात्मक राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पिता के बाद बेटा और उसका बेटा क्या बनता है, दिल्ली सल्तनत में राजा बनता है। इसे आप आम भाषा में नेपोटिज्म कहते हैं ना। तो यही दिल्ली सल्तनत में भी चलता था, जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, नेपोटिज्म। ये बात आपको क्लियर हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी। जब तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, दूसरा युद्ध। आपको पता है तराइन का एक युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, उन्हें बंदी बना लिया था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के लिए वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली छोड़कर वो गया था। तो उम्मीद है पूरी कहानी आपको क्लियर होगी किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और दिल्ली में 5 वंशों का शासन होता है। उन 5 वंश को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, है ना। और दूसरा आता है आपका गुलाम वंश के बाद आपका आता है कौन सा, खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश, और तीसरा आता है आपका कौन सा, तुगलक वंश, है ना। और तुगलक वंश के बाद चौथा आपका आता है सैयद वंश। कौन सा दोस्तों, सैयद वंश आपका आता है। और पांचवा आपका लास्ट जो था वो था लोधी वंश, और जिसका अंतिम शासक लोधी, इब्राहिम लोधी, उसे हराने के बाद दिल्ली सल्तनत की पूरी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।